देश में आखिरी दौर का चुनाव चल रहा है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का एग्जिट पोल किया है। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा शाम 6:30 बजे ही दिखाएंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर मेगा एग्जिट पोल। देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर यह आखिरी घंटे की वोटिंग इस वक्त चल रही है और महज कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है और उसके बाद वो आंकड़ा सामने आने लगेगा जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। दक्षिण भारत में क्या होने वाला है? एनडीए क्या कोई कमाल करने वाला है? यह तस्वीर दक्षिण भारत में पिछली बार जैसी ही रहेगी। एनडीए के हाथ मायूसी और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होगी। उत्तर की तस्वीर क्या रहेगी? उत्तर भारत में क्या होगा? क्या राम मंदिर के मुद्दे पर सवार बीजेपी कोई नया इतिहास लिखने जा रही है, या इंडिया गठबंधन महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो गठबंधन है उसके जोर पर कोई नई लकीर खींचता हुआ इस 24 चुनाव में नजर आएगा? पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक सवाल बहुत हैं और हर किसी को जवाब के लिए फिलहाल तो एग्जिट पोल के आंकड़े का इंतजार है और एबीपी न्यूज ने आपका यही इंतजार बस कुछ ही देर में खत्म करने की पूरी तैयारी की है। राज्य दर राज्य, सीट दर सीट हम आपको एग्जिट पोल का वो आंकड़ा दिखाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और इसे दिखाने की जो तैयारी, टेलीविजन स्क्रीन कैसी नजर आएगी, आपको क्यों अब अपने हाथ से जो टेलीविजन का रिमोट है उसको किनारे रख देना है और लगातार एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बने रहना है। ये देखिए, ये है हमारी बड़ी तैयारी। इस तरीके से स्क्रीन पर कुछ ही देर बाद नंबर आने का सिलसिला शुरू होगा। आप जानते हैं एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और ऐसे में वो आंकड़ों का पिटारा ठीक 6:30 बजे जो हम खोलेंगे, लेकिन उसकी तैयारी जो हमने की है वो मैं आपको बता रही हूं। मेरे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं दरअसल जो बड़े राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं, या फिर इनमें से कुछ ऐसे स्विंग राज्य भी हो सकते हैं जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करेंगे, किसी के लिए बदलेंगे, किसी के लिए बनाएंगे। क्या होगा? दिलचस्पी तो इसी को लेकर है ना। और ये जो नीचे का हिस्सा है, यहां पर आप देश के जो बाकी राज्य हैं या यूं कहें हर प्रदेश की हर सीट का पूरा ब्यौरा यहां नीचे की तरफ स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। और जैसे जैसे ये राज्यों के हिसाब से आंकड़े खुलते जाएंगे, ये स्टेट दर स्टेट तस्वीर साफ होती जाएगी। वैसे वैसे वो टॉप टैली जो आप देख रहे हैं वहां पर ये नंबर जुड़ते जाएंगे। एनडीए कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन क्या कोई नई लकीर खींचता हुआ नजर आ रहा है? अन्य के खाते में कहां कितनी सीटें जा रही हैं, वो पूरा ब्यौरा यही इसी स्क्रीन पर आपको हम देंगे। हमारे साथ डेटा सेंटर से हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं। हर डेटा की विस्तार से जानकारी, नंबर्स आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही यहां स्टूडियो में हमारे साथ पैनल भी मौजूद है एक्सपर्ट्स का। मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी यह मिल रही है, कांग्रेस ने अपना फैसला बदल लिया है। दरअसल आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि एग्जिट पोल की चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी शिरकत नहीं करेगी और अब कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से यह कहा गया है कांग्रेस के नेता चर्चा में हिस्सा लेकर बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लिया गया है। तो यह बड़ा फैसला है क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था कि एग्जिट पोल की चर्चाओं में वो हिस्सा नहीं लेगी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हमला भी किया जा रहा था, ये कहते हुए कि लीजिए नतीजों से पहले ही कांग्रेस डर गई है, मुंह छुपा रही है, एग्जिट पोल के आंकड़ों का सामना कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती है। और इस बीच ये वो तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनके आवास पर इंडिया गठबंधन की ये बैठक हुई है और देखिए कैसे इस बैठक में शिरकत करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम साथी नजर आ रहे हैं, जिसमें आप तेजस्वी यादव से लेकर कल्पना सोरेन से लेकर आप तमाम जो नेता हैं उन्हें देख रहे हैं। यहां पर मौजूद हैं, पीछे की तरफ भगवंत मान भी नजर आ रहे हैं, संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो पहुंचे
मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस बैठक में शिरकत की। फिलहाल ये इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और अभी तक तो इस बैठक में जो बड़ा फैसला जिसके बारे में जानकारी सामने आई है वो बस यही है कि कांग्रेस ने तय किया है एग्जिट पोल की चर्चाओं में कांग्रेस हिस्सा लेगी। एग्जिट पोल की चर्चाओं से कांग्रेस फिलहाल किनारा नहीं करेगी, यह फैसला ले लिया गया है। आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप कल्पना सोरेन को देख रहे हैं, आप तमाम जो अन्य नेता हैं जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सब नजर आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के ये नेता, इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उनके नेता जो इस बैठक में शिरकत करने के लिए यहां दिल्ली पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो गई है। जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए क्या तैयारी की जाए, नतीजों की समीक्षा किस रूप में की जाएगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यह बैठक इंडिया गठबंधन की जो आज 1 जून को थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा किया, ये कहते हुए कि अंतिम चरण में क्योंकि वोटिंग हो रही होगी ऐसे में उनकी पार्टी और उनके लिए मुमकिन नहीं है इस बैठक में शिरकत करना। लेकिन अन्य जो नेता हैं इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो यहां नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जो एक्सपर्ट पैनल है जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। प्रदीप सिंह जी, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और अभय दुबे सर मौजूद हैं। अभय सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, अभी हम लोग इस बात पे एक दौर चर्चा कर चुके हैं। मेरा मानना है कि जो इंडिया गठबंधन का जो किरदार है, उसकी संरचना है, वो एनडीए से काफ़ी अलग तरह की है। तो इन लोगों ने, तो मैं मानता हूं कि पूरे अपने जीवन काल में बहुत कम मीटिंगें की हैं, इन्हें ज़्यादा मीटिंगें करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे
कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए till he gets certificate। तो इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आकर बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का देश इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है हम जनता का सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं और इंडिया गठबंधन जनता के सर्वे का हवाला देकर कम से कम 295 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन के खाते में कम से कम 295 सीटें जाएंगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। ये जनता का सर्वे कहकर ये एक नंबर है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने रखा गया है, ये कहते हुए कि हमने कई घंटे बैठक किया है, मंथन किया है, अलग अलग पार्टियों के जो नेता है उनसे फीडबैक लिया और उन नेताओं ने जनता के फीडबैक के आधार पर जो नंबर दिया है, उसके बाद इंडिया गठबंधन का जो टोटल नंबर है वो 295 रहेगा कम से कम। और क्या कह रहे हैं इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जरा ये सुनते हैं। लोकतंत्र के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ताकत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से साधुवाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच में यह दुनिया के लिए देखने वाला विषय है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है और किस बारीकियों को ध्यान में लेकर के कराता है। यह सच में एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है। लेकिन मैं आज इस 7वें चरण के समाप्ति पर चुनाव आयोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ साथ हमारे चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी जो जमीन पर उतर करके जिन्होंने मतदान को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अपना योगदान किया है और सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था को बना करके लोगों का लोकतंत्र में विश्वास को मजबूती देते हुए चुनाव आयोग के इस मंशा को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। तो लोकतंत्र के इस महापर्व के सकुशल समापन पर चुनाव आयोग को बधाई देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। और अब क्योंकि आज एग्जिट पोल का दिन है और आपको बेसब्री से नतीजों का इंतजार है, जिम्मेदार चैनल एबीपी न्यूज 6:30 बजे से वो आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। तो देश का एग्जिट पोल देख रहे हैं आप और इस समय देश के चारों कोनों से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे दोनों मौजूद हैं। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में कुल 132 सीटें और दक्षिण भारत वो हिस्सा जहां से इस बार बीजेपी उम्मीद ज्यादा इसलिए कर रही है अभिषेक, क्योंकि 2019 में यहां पर वैसी कामयाबी नहीं मिली थी जैसी बीजेपी चाहती थी। इस बार कुछ नए साथी भी दक्षिण में तलाशे हैं, जोर भी दक्षिण में ज्यादा लगाया गया है। दक्षिण की तस्वीर सियासी क्या है?
बिल्कुल रोमाना, देखिए नीरज हमारे साथ हैं और नीरज लगातार दक्षिण में भी इन्होंने काफ़ी कवरेज किया है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा, दो बातें इस बार कुछ अलग हैं। पहली बात तो ये कि जो बीजेपी का मिशन अयोध्या है उसको बीजेपी ने साउथ से कनेक्ट किया है, उसका असर क्या है देखने को वो उस पर निगाह रहेगी, क्योंकि साउथ से बड़ी संख्या में टोलियां गई हैं, उनको दर्शन करवाया गया और उसको उस विचारधारा को यहाँ तक लाने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो आप कह रही हैं, खासतौर पर कर्नाटका और आंध्रा में जिस तरह से बीजेपी ने गठजोड़ किया, चुनावी गठजोड़, और ये जो राम मंदिर का जो इशू है, नीरज क्या आपको लग रहा है बीजेपी का यहाँ पर तमिलनाडु में? और जनता पार्टी और भारत की सरकार ने पिछले 5 साल में तमिल संगम, जो काशी तमिल संगम किया, उसके पीछे का पर्पज यही था कि तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाई जाएं, और तमिलनाडु में देखने को भी मिला। भारतीय जनता पार्टी का पिछला चुनाव भी में आया था 2019 में भी, और इस चुनाव में भी आया, दोनों में बहुत अंतर था। पहले यहाँ उनके कैंडिडेट नहीं मिलते थे, उनको क्राउड नहीं मिलता था। हमने देखा यहाँ पे विनेबिलिटी का क्या आपको लग रहा है केरल और तमिलनाडु में बीजेपी स्थिति में है कि कुछ नया रिकॉर्ड बनाएगी इस बार? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप में केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में 4 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट में है। कई ऐसी सीटें जहां वहां उनको केवल वोटों का गेन हो रहा है, लेकिन 4 ऐसी सीटें, 2 केरल में और 2 तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 कौन सी हैं? एक कोयम्बटूर है और दूसरी मदुरई है, 3 सीटें कन्याकुमारी। इन 3 सीटों में तमिलनाडु में सीधे तौर पर कन्याकुमारी जीत भी चुकी 2014 में कन्याकुमारी जीत भी चुकी भाजपा। केरल में भी इसी तरह तिरुवनंतपुरम एक ऐसी सीट है, और त्रिचूर, दो सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट में है और जीत भी सकती है। देखिए जो नीरज बता रहे, सबसे अहम बात है कि बीजेपी के पास बाकायदा तमिलनाडु का और केरल का, इन 2 जगहों का वो कैलकुलेशन है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर वो न सिर्फ जीतेगी बल्कि साउथ जो है वो उसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर और बहुत खास बात ये भी ना अभिषेक की केरल और तमिलनाडु में जिस तरीके से वो छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन करके एक नया प्रयोग तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी एनडीए को दक्षिण से उम्मीद बहुत है। देश का एग्जिट पोल देख रहे हैं, बस कुछ देर का और इंतजार और फिर मिल जाएंगे संकेत अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जरा उत्तर भारत आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर भारत की कुल 180 सीटें प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली थी और सबसे ज्यादा फायदा इसी उत्तर रीजन में बीजेपी को हुआ था 2019 में। इस बार की क्या है तस्वीर 180 सीटों की जैनेंद्र? बिल्कुल रोमाना, देखिए इस बार भी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को मात देने की स्थिति में अभी भी नजर नहीं आ रही है। जिन सीटों पर टक्कर दिख रही है, जैसे जिस सीट पर मैं मौजूद हूं मंडी, राजस्थान की बात करें तो चुरू, इस तरीके से जो उदाहरण है वहां पर स्थानीय वजहों से, स्थानीय उम्मीदवार की मजबूती की वजह से कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है और इन सीटों पर संभवतः कांग्रेस जीत भी सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कहें नेतृत्व के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, नैरेटिव के स्तर पर, तो कोई खास टक्कर उत्तर भारत में जो है वो कांग्रेस बीजेपी को देती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि संभावना इसी बात की है कि चूंकि पिछली बार हालांकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था ज्यादातर सीटों पर, इस बार क्लीन स्वीप तो नहीं होगा। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस का खाता खुल सकता है, राजस्थान में खाता खुल सकता है, गुजरात में खाता खुल सकता है, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ सकती हैं, बिहार में सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होंगी कि बीजेपी के रथ को रोक दे। आखिरी में रोमाना मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताता हूं। राजस्थान के चुनाव जब खत्म हुए, कांग्रेस के एक नेता बहुत उत्साह में थे और उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम 5 सीटें तक जीत सकते हैं। तो कांग्रेस के खेमे में बस यही स्थिति है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हो और किसी भी तरीके से बीजेपी जो है वो 225 के नीचे आ जाए। कांग्रेस इसी को टारगेट लेकर चल रही है और इसी के भरोसे है। बिल्कुल, देखिए इसी बात को कई बीजेपी के नेता जो हैं वो दोहराते भी हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी तो ये पूरा चुनाव खुद जीतने के लिए नहीं, बल्कि किसी तरीके से बीजेपी को रोक लिया जाए और वो अलग अलग नेताओं के अलग अलग आंकड़े जो सामने आते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं संकेत जनता में ये जाता है कि क्या ये एक हारी हुई लड़ाई जो 24 में इस बार विपक्ष ने लड़ी है। कुछ ही देर का इंतजार, एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने होगा। वैभव पर्व का रुख करेंगे पश्चिम भारत से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहां बड़े राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है। गुजरात तो बीजेपी का गढ़, लेकिन महाराष्ट्र वो राज्य जहां पॉलिटिकल सस्पेंस हाई नजर आया। वैभव,
जी बिल्कुल रुमाना जी, देखा जाए तो 2019 में भाजपा ठाकरे सरकार के साथ थी और उस समय पे 42 सीटों पर दोनों के खासदार थे। पर अभी देखा जाए तो काफी सारी राजनीति है वो बदल गई है। ठाकरे अब इंडिया के साथ गठबंधन में गए हैं, तो एकनाथ शिंदे जो ठाकरे के पूर्व सहयोगी थे वो अब इंडिया के साथ अब आ चुके हैं। तो देखना यह होगा कि सभी पार्टियों के लिए ये अहम परीक्षा रहेगी कि कौन सा कितने सीट जीते हैं। अब देखा जाए तो भाजपा 28 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी थी, तो 28 में इनका स्कोर क्या रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सीधी लड़ाई उनकी कांग्रेस के साथ है। अब आपको एक बताना चाहूंगा कि 2019 में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद महाराष्ट्र में था, पर इस बार कोई परिस्थिति अलग हो गई है। कांग्रेस इस बार एक से ज्यादा उछल मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सीधा सामना उनका भाजपा के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, मनसे के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित पवार की पार्टी है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो मनसे की अहम भूमिका किसके साथ रहेगी, उसका वोटों का पल्ला किसके साथ भारी रहेगा ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र में कहीं 5 सीटें ऐसी है जो देखा जाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे है, जो हमेशा विवादित रहने वाली नवनीत राणा की अमरावती की सीट है, सुप्रिया सुले है जो शरद पवार की बेटी है, उसके सामने उसकी ननद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी खड़ी है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में भाजपा अपना स्कोर बढ़ा पाती है इस तोड़फोड़ की राजनीति के बाद या फिर उनका स्कोर कम होता है। रुमाना जी, तो देखिए पश्चिम और उसमें ये सबसे बड़ा राज्य और देश की सियासत का दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, यही इस वक्त इस चुनाव की बड़ी पहेली बना हुआ है। और वहां दूसरी तरफ जो पूर्वी भारत है उसकी भी पहेली कैसे सुलझेगी, या यूं कहें कि पूर्वी भारत इस वक्त देश का वो हिस्सा बना हुआ है मनोज्ञा लोईवाल, जहां चाहे बिहार हो, बंगाल हो, ओडिशा हो, ये वो तमाम राज्य कि जरा सा मामला स्विंग होता है वोट शेयर के मामले में तो तस्वीर पूरी इधर से उधर हो सकती है। मनोज्ञा, रोमाना, पहले तो मैं आपको मौसम का हाल बता दूं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए 52 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैं जहां हूं अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इंटरचेंज कर दीजिए डिजिट्स को तो 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी तो बर्नौल मोमेंट हो चुका होगा ये कई लोगों के लिए सिर्फ चुनावी मौसम में। लेकिन अब बात राजनीति की, क्योंकि राजनीति की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर सनराइजेस इन द ईस्ट पर पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत है वो इलाका है जहां बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। और क्षेत्रीय दलों से लड़ने में बीजेपी ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में महारत हासिल की है, उसका नमूना ये था कि बंगाल में 2 लोकसभा सीटों से सीधा 18 पर आई 2019 में, और इस बार दावा कर रही है कि 20 से ज्यादा सीटें बना लेगी और इस बार जीत उस पर काबिज कर लेगी अपनी। उड़ीसा में इस बार राज्य के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव रोड शो के इंटरव्यू में हमें बताया था कि इस बार उड़ीसा में सरकार बनने का दावा कर रही है बीजेपी और जीत भी हासिल कर लेगी, क्योंकि वहां पर 147 सीटों पर विधानसभा में चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। 21 में से पिछली बार बीजेपी ने 8 जीती थी, पर इस बार दावा कर रही है 10 से 15 क्या 20 तक पहुंचने की कवायद है। देखिए ये आंकड़े हैं, लेकिन जब दावे इतने तगड़े होते हैं तो जनता पर सीधा असर होता है, ये जानते हुए कि पूर्वोत्तर भारत में, खास तौर से असम में, जहां पर कांग्रेस कई सीटों पर लड़ तो रही है लेकिन जीत का दावा कई जगह पे खोखला नजर आ रहा है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की भी कर लें, जहां पर कल की लोकसभा चुनाव में पहले राज्य विधानसभा के नतीजे अरुणाचल के आएंगे, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी अनकंटेस्टेड जीत चुकी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज्ञा। और ये छोटा सा नहीं बड़ा वाला बर्नौल मोमेंट आपने दिया है, बड़ी निर्दयता आपने दिखाई है यहाँ पर कि सियासत का मिजाज बताने से पहले जो आपने वहां पर मौसम का मिजाज बताकर हम यहाँ दिल्ली वालों को चिढ़ाने का काम किया है, जलाने का काम किया है। जल्दी से जरा आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। ये जो 24 का चुनाव है, इस 24 चुनाव में जो 2 बड़े गठबंधन, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, जो आर पार हुआ है और वो किन मुद्दों को लेकर हुआ है, कैसी गहमा गहमी खासतौर से मुद्दों पर हुई, ये जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर चलते हैं अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए देश भर में लगभग 28,000 किलोमीटर बाय रोड में ट्रेवल कर चुका हूं इलेक्शन कवरेज के लिए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के मुद्दे हावी रहे। प्रमुख मुद्दे कौन रहे ये मैं आपको बताता हूं। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों के आसरे वोटर्स ने इस बार वोट डाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप देखिए, मोदी की गारंटी, ये बहुत बड़ा मुद्दा। मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, संपत्ति बंटवारा, राम मंदिर, पीओके,
इन तमाम बातों को चुनावी इस फिजा में उछालने की कोशिश की गई। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उछाला गया। इसके अलावा संविधान को खतरे में बताया गया, पूंजीपतियों की पार्टी बीजेपी को बताया गया, जाति, ईडी, सीबीआई, इस तरीके की बातें कही गई। ये दोनों तरफ से वार पलटवार लगातार होता रहा। ये तमाम मुद्दे उछाले गए इस बार राजनीति में। लेकिन क्या इन मुद्दों के आसरे ही जनता ने वोट डाला है? क्योंकि रोमाना ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि पब्लिक के मन में क्या है। ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार पब्लिक के मन में क्या है। तो अखिलेश जी की बहुत सारे मुद्दे दिखाए हमें, एनडीए की तरफ से जो उठाया गया, इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया गया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा, एक कोई नैरेटिव, जिस तरीके से 14 चुनाव में बदलाव था, 19 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रवाद था, और इस बार 24 चुनाव में, प्रदीप जी आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी को लाने का या हटाने का। ये कहा जा सकता है कि भाई हर चुनाव ऐसा ही होता है, मुख्यमंत्री को लाने या हटाने या प्रधानमंत्री को लाने या हटाने का। लेकिन इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा जो है, कोई बड़ा मुद्दे के अभाव में नरेंद्र मोदी है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म मिलेगी कि नहीं, भाजपा की 400 आएगी कि नहीं। ये नैरेटिव पूरे चुनाव भर चला है कि बीजेपी का दावा खोखला है, और विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा कि इसमें कोई दम नहीं है, केवल जो है हवाई नारा है। और बीजेपी ये दावा करती रही कि हम जो है 353 तो ला चुके हैं 2019 में एनडीए का, और जो हमारे एनडीए के बाहर के सहयोगी थे उनके साथ 400 थे। तो ये हमारे लिए जो है लक्ष्य हासिल करने लायक है। अब वो निर्भर करता है मतदाता पर कि किसकी बात पर उसने ज़्यादा भरोसा किया। बिल्कुल, तो जो बात आप कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या 24 चुनाव इतिहास के पन्नों में इसी रूप में दर्ज किया जाएगा कि इस 24 चुनाव में चेहरा और मुद्दा दोनों सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रहे? तो बस समापन की ओर है 24 चुनाव। 19 अप्रैल से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, करीब 6 हफ्ते तक ये सिलसिला जारी रहा। आज 1 जून है, 7वें अंतिम चरण की वोटिंग भी अब खत्म हो रही है। 4 जून एग्जैक्ट नतीजे आपके सामने होंगे। आज 1 जून एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, और इसी को लेकर जो बड़ी तैयारी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर बद्री, जहां पर हमने इस चर्चा को छोड़ा था कि इस चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा क्या नरेंद्र मोदी ही हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव? रोमाना, मैं लगातार बहुत महीनों से इस पर लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं। ये चुनाव नैरेटिव का चुनाव नहीं है, ये इमेज का चुनाव है। नैरेटिव हर 2 दिन में इस चुनाव में बदलता गया है, कोई नेशनल नैरेटिव इस चुनाव का नहीं था। तो और मोदी और इमेज के चुनाव में हर नेता की इमेज बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई। उसमें मोदी की इमेज लार्जर देन लाइफ सबसे ज़्यादा पावरफुल इमेज रही है। तो पूरा चुनाव एक तरह से सचमुच प्रदीप जी जो कह रहे थे कि वो मोदी को या तो मोदी के प्रो या मोदी के अगेंस्ट जी, तो पूरा नैरेटिव जो है। और दूसरा जो इस चुनाव का एक सब नैरेटिव है, वो सब नैरेटिव में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन जो मेगा नैरेटिव है वो मोदी है, और मोदी का ही ये चुनाव है, उसके इमेज का, उनके इमेज का चुनाव है पूरा। अगर आप माने तो इसके साथ और जैसे बेनिफिशियरीज, राम जन्मभूमि मंदिर जो और बता रहे थे वो सारी चीजें जुड़ती गई हैं सब प्लॉट के रूप में। तो बड़ी बात यही है कि व्यक्तित्व के तौर पर ये चुनाव याद रखा जाएगा, और नरेंद्र मोदी वो किरदार जिसके इर्द गिर्द ये पूरा 24 चुनाव बुना गया।